रूल ऑफ लॉ आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है ये निकल के कहाँ से आया। तो ये निकल के आया एक फ्रेंच फ्रेज से जिसे कहते हैं आई प्रिंसिपल डी लेगेटे। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। मतलब रूल ऑफ लॉ बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी पे, और इसे ओरिजिनेट किया था फर्स्ट टाइम जब किसी ने इसको यूज़ किया था वो थे सर एडवर्ड कोक। बात कह रहा है कि जब रूल ऑफ लॉ के बारे में हम स्टडी करते हैं तो जो ये प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे। अब समझ में आ रहा है कि हम इसमें बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कि कहीं ना कहीं प्रिडोमिनेंस किसकी होगी, लॉ की होगी। बट वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जब इसका मीनिंग आया तो उसे इंटरप्रेट या डिकोड किसने किया। उन्होंने डिकोड किया जिनका नाम था एवी डाइसी। एवी डाइसी ने ये कहा कि ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लीगल सिस्टम का रूल ऑफ लॉ। इनके हिसाब से इन्होंने रूल ऑफ लॉ को 3 पार्ट्स में, मीन्स कहने का मतलब ये कि रूल ऑफ लॉ के 3 तरह से मीनिंग जो है वो समझाए जा सकते हैं। पहला मतलब रूल ऑफ लॉ का होगा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सुप्रीम है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। एंड फाइनली प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब इन चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू डाइसी। इनका मतलब ये था कि लॉ तो सुप्रीम है ही, और इसी वजह से आर्बिट्रेरी पावर और डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर लॉ सुप्रीम है। जब भी आर्बिट्रेरी लीगल सिस्टम के बारे में बात की जाती है तो उसको ओवरकम कैसे किया जाता है, उसे ओवरकम किया जाता है बाय द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ से। अब हम आते हैं, इसी में वेड थे। वेड ने इसमें बोला कि रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्टेड टू लॉ, मतलब कि लॉ की पावर इतनी सुप्रीम है, इतना इम्पॉर्टेंट है लॉ, कि गवर्नमेंट को भी अपने किए हुए काम इन द एम्बियंट ऑफ लॉ ही करने होंगे, एंड दे आर व्हाट अकाउंटेबल एज वेल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ में डाइसी ने बेसिकली ये कहा कि हर व्यक्ति इन दी आई ऑफ लॉ इज इक्वल। लॉ सबके लिए बराबर है, किसी को स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन डाइसी की इस बात को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को क्रिटिसाइज किया ड्रॉइट्स ने। ड्रॉइट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब डाइसी ने क्रिटिसाइज किया ड्रॉइट्स को। तो ड्रॉइट्स ने कहा था कि सेपरेशन होनी चाहिए ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने सेपरेशन करी थी जुडिशरी की और किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की। तो ये कह रहा है कि जब आप ऐसा सेपरेशन करते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल पावर्स दे देते हो। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव को स्पेशल पावर दे दे रहे हो तो इक्वालिटी तो रहेगी ही नहीं। इस चीज़ पे बेसिकली डाइसी ने क्रिटिसाइज़ किया था। तो डाइसी ने कहा कि अगर हम इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना, यानी कि लॉ सुप्रीम है, हर व्यक्ति इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ। प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंग्लैंड के हिसाब से इसको डाइसी ने बताया था, तो उन्होंने ये बताया था किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे निर्भर नहीं करता है। रादर देन ये कहा कि लीगल स्पिरिट की प्रोडोमिनेंस का मतलब ये है कि कोर्ट्स आर सुप्रीम, एंड जो वो डिसीजंस देंगे वो सुप्रीम डिसीजंस होंगे। किसी पर्टिकुलर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम नहीं होगा। कि जो कॉमन पीपल है उनको उनके फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलते, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं बाय दी जुडिशियल डिसीजंस, और कभी भी उन फंडामेंटल राइट्स को चेंज या मॉडिफाई या क्रूटेल किया जा सकता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ ने बोला।
आई हैव जस्ट मेड अ स्मॉल काइंड ऑफ अ डायग्राम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि रूल ऑफ लॉ क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये हिस्ट्री पार्ट आ गया। अब हम चलते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। ये चीज़ कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली रूल ऑफ लॉ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस है जिसके द्वारा रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। तो अल्टीमेटली ये बताया गया है कि लॉ सुप्रीम है, ठीक है। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम है। हमारे इंडिया में तो ऐसा ही चलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस भी आए और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है रूल ऑफ लॉ का। अगर हमें एक वेलफेयर स्टेट डेवलप करनी है तो रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग इन दी एम्बियंट ऑफ लॉ काम करेंगे तो देयर विल बी स्मूथ वर्किंग एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स विल बी सेफगार्डेड। रूल ऑफ लॉ इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में एज आई सेड प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल सिस्टम नहीं चलता है। इंडिया में सुप्रीम कौन है? इंडिया में सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नॉट दी जजेस, नॉट दी जुडिशरी, नॉट देयर जुडिशियल डिसीजंस। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब इस चीज़ को आर्टिकल 14 और 21 एंश्राइन करता है रूल ऑफ लॉ को। आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आपको समझ आ गया कि सब लोग इन द आई ऑफ लॉ इक्वल होते हैं, तभी जो लेडी जस्टिस है शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड। ये आर्टिकल 14 से निकल के आया है। यही हमारा रूल ऑफ लॉ है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब क्या है कि हमें लॉ की प्रोटेक्शन करनी भी ज़रूरी है। आर्बिट्रेरीनेस, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरीनेस हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें रीजनेबलनेस चाहिए। जब एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो उस टाइम क्या है, लॉ को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। जो चीज़ प्रोटेक्ट नहीं की गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, उस टाइम पर क्या हुआ था, व्हेन द इमरजेंसी टुक प्लेस बाय द इंदिरा गांधी, उस टाइम पे उन्होंने सीधी चीज़ बोली, आई एम द कैबिनेट। यानी कि मुझे किसी की भी पर्टिकुलर काउंसिल और कैबिनेट मिनिस्टर्स की परमिशन नहीं चाहिए इमरजेंसी लगाते टाइम। तो वहाँ पर क्या हुआ, लॉ की प्रोटेक्शन नहीं की गई। और अब रूल ऑफ लॉ को समझेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में। इसको समझने के लिए हमें ये सारे केस लॉज अच्छे से आने चाहिए और इन केस लॉज को याद करने का एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब रूल ऑफ लॉ के केस लॉज को याद करने के लिए आपको ये वाली ट्रिक याद करनी है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने टोटल 7 केसेस लिए हैं, इसलिए स्टोरी भी कुछ इस तरीके की बनाई है। स्टोरी इस तरीके की बनाई है कि एक घर है। स्टोरी शुरू होती है 1973 से, जिसमें एक दादाजी रहते हैं। उनका नाम था केशवानंदा भारती। उनका एक बेटा था जिसका नाम था शिवकांत शुक्ला। 1976 में शिवकांत शुक्ला की जॉब लगती है एज एडीएम जबलपुर और 1978 में उनकी शादी हो जाती है एक लड़की के साथ जिनका नाम था मेनका गांधी। आई होप आपको हंसी भी आ रही होगी, बट ये तरीका है याद करने का। दादाजी हैं, उनका एक बेटा है शिवकांत शुक्ला जो कि एडीएम जबलपुर लग गया। उसकी वाइफ का नाम था मेनका गांधी। और ईयर वाइज याद करेंगे तो और भी इस जगह 1973 से कहानी शुरू होती है। 76 में शिवकांत शुक्ला जी की जो है नौकरी लग जाती है और 78 में उनकी शादी हो जाती है मेनका गांधी जी से। उसके बाद 18 में ये सोचते हैं कि भाई इस काम से जो है ना घर नहीं चलने वाला, तो अब हम क्या करते हैं, एक मिल्स खोलते हैं और वो मिनर्वा मिल्स खोलते हैं 1980 में। उसके बाद इसके एग्जैक्ट 17 ईयर्स के बाद उनके घर एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है विशाखा। विशाखा की छोटी बहन उससे 10 साल बाद पैदा होती है जिसका नाम होता है शायरा बानू। और फाइनली उनकी फैमिली कंप्लीट होती है जब नवतेज सिंह जौहर उनके घर में पैदा होते हैं 2018 को। ये जस्ट एक स्टोरी है। अब हम आ जाते हैं केस लॉज के ऊपर। स्टोरी की टाइमलाइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो 1973 में, अब हम इसे याद करना ईजी हो जाएगा, दादाजी का नाम था केशवानंदा भारती। तो सबसे पहला केस हमारे पास आया केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। सिंपल सी चीज़, यानी कि रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लिसिटली तो नहीं मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक प्रेसिडेंट बन गया और इसी वजह से इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। सबसे पहली चीज़। दूसरा केस आता है हमारे पास एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1978 का। शिवकांत शुक्ला की नौकरी लगी थी एज एडीएम जबलपुर इन 1978। यही हमारी कहानी की टाइमलाइन थी, तो इससे हमें याद हो जाएगा। केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अब इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एनालिसिस करी और ये बताया कि रूल ऑफ लॉ कहीं एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो पार्ट है आर्टिकल 21 का। और उस टाइम के हिसाब से जब ये केस आया तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है जब इमरजेंसी लगाई दी जाती है और गवर्नमेंट पावर में आ जाती है। तो अगर आर्टिकल 21 सस्पेंड होता है तो रूल ऑफ लॉ भी सस्पेंड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, एक बहुत ही रॉन्गफुल डिसीजन था, इसे क्रिटिसाइज किया गया और फिर नेक्स्ट केस को में इस केस को स्ट्रक डाउन करते हुए बोला गया कि अब इनकी शादी किससे होगी थी? मेनका गांधी। तो केस आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। इस केस में बोला कि रूल ऑफ लॉ होगा तभी जब आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, सरकार आर्बिट्रेरीनेस शो नहीं करेगा, रादर देन रीजनेबलनेस शो करेगा। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली मेनका गांधी जी का जो पासपोर्ट है वो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जब्त कर लिया, उनको फॉरेन ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा था। उन्होंने ग्राउंड्स पूछे तो उन्हें ग्राउंड्स नहीं बताए गए, तो उन्होंने एक रिट फाइल करी इन द सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, कोई एक्शन टेक प्लेस करती है तो वो इन दी एम्बियंट ऑफ लॉ ही टेक करना चाहिए। उसके एक्शन में आर्बिट्रेरीनेस नहीं शो होनी चाहिए, मनमानी जिसको बोलते हैं कि मैं पावर में हूँ तो मैं ऐसा करूँगा, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू शो सम लीगल ग्राउंड्स टू दैट। इसके बाद मैंने कहा कि अब जब हमारी शिवकांत शुक्ला और मेनका गांधी जी की शादी हो जाती है 1978 में, तो उसके बाद उनके घर में वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस नौकरी से काम नहीं चलेगा, अब हम क्या करेंगे, मिल्स खोलेंगे। तो वो मिनर्वा मिल्स का केस आता है 1980 में। 1980 में मिनर्वा मिल्स के केस में अब यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात कही गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी हेरिटेज है और इस हेरिटेज को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए मिनर्वा मिल्स के केस में फाइनली हेल्प किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं किया जा सकता है, ना ही तो लेजिस्लेचर सुप्रीम है, ना ही हमारा कोर्ट सुप्रीम है, बट सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि रूल ऑफ लॉ, यही हमारा जो है वो सुप्रीम है। इसीलिए जो डाइसी ने हमें बताया उसका जो लास्ट पार्ट था, प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती। हमारी प्रिडोमिनेंस किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है। मिनर्वा मिल्स के बाद अब जब इन दोनों का काम बन गया, इनके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था विशाखा 1977 में। तो 1977 में केस आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस को आप आर्टिकल 21 में भी पहले पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या हुआ था, गाइडलाइंस इशू की गई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस की गाइडलाइंस इशू करी गई थी। बाद में इसमें एक्ट भी आई थी और साथ में ये कहा था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ही ये होता है कि इंडिविजुअल के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, तभी रूल ऑफ लॉ है, तभी हम लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन करके चल रहे हैं। उसके बाद इनके घर में कौन पैदा हुआ था? इनकी छोटी बहन 2017 में, जिसका नाम था शायरा बानू वर्स। एंड ये इसीलिए आप याद रखेंगे कि 2017 में केस आया था शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि इस केस में ट्रिपल तलाक को स्ट्रक डाउन कर दिया था और कहा था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के राइट्स और उसको सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए।
ठीक है, वो अपने राइट्स को अपहोल्ड करे और उसे सोशल जस्टिस मिले। एंड फाइनली उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर पैदा हुआ था 2018 में। ये हमारी स्टोरी के हिसाब से एक्चुअल में नहीं है। तो 2018 में फिर हमने इस केस को याद करने का तरीका क्या हो गया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें फाइनली सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज किया और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपना सेक्सुअल पार्टनर चूज कर सकता है। इट कैन नॉट बी एन ऑफेंस in having any kind of sexual intercourse with the same sex, and supported the LGBTQA community। एंड यहाँ पर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होगा कि इक्वालिटी हो, हर व्यक्ति को राइट है कि वो अपना पार्टनर चूज कर सकता है, वेदर अ फीमेल और अ मेल। आपको ये हैक समझ आया होगा। इजी तरीका है जिसमें हमने इजीली क्या कहा कि पहले सबसे पहला केस आता केशवानंदा भारती 1973 में, फिर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 में, 1978 में मेनका गांधी, 1980 में मिनर्वा मिल्स, 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड 2017 में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बात समझ आ पाए। अगर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, और हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।